Good afternoon. हेडिंग आप डाल लीजिए, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था। जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे मान लो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये इस तरह के जेपीएससी का, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है उस सब में 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये 10 से 12 क्वेश्चंस ये इस प्रकार के होते हैं कि ये रिजल्टेंट होते हैं, संख्या कम है इसकी। जैसे जो टोटल आप जीएस के पेपर में जाएं तो जीएस के पेपर में कुछ सेक्शन है जैसे जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, मानविकी, और कुछ कहा जाता है जैसे साइंस। तो अब इस दोनों जो पार्ट है, जैसे मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी हो गया, और दूसरे साइड में एक साइंस हो गया, क्लियर है। तो इसके बीच में 2 सेक्शन और होता है, जिसको एक को बोलते हैं इकोनॉमी और एक को बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये जो दोनों सेक्शन हैं, इस दोनों सेक्शन की विशेषता है कि अचीवमेंट इज मोर देन एफर्ट्स अप्लाइड। जितना आप प्रयास करेंगे उपलब्धि उससे अधिक होती है। मन झटके से भी देख लेंगे, पेज पर अगर नजर चला जाएगा तो 2-4 फैक्ट दिमाग में आ जाएगा और वो याद भी रहेगा, यूज भी हो जाएगा। इकोनॉमी पॉलिटी के साथ जनरली ऐसा होता है, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हो, फंडामेंटल राइट में ही कुछ हो, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ हो, तो आप माने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा माने कहा जाए कि उसके गहराई पे, उस पर बहुत ज्यादा फोकस और इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है। यहां आपके साथ है साइंस के साथ कि अगर आपको बायोलॉजी नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता, या क्वेश्चन का नेचर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि अचीवमेंट इज लेस देन एफर्ट्स अप्लाइड। माने जितनी कोशिश करेंगे उसकी तुलना में जो उपलब्धि है वो कम होता है। आपको फोकस भी बहुत ज्यादा और इंटेंसिटी भी इस लेवल का इंटेंसिटी लगाना होगा कि जैसे पेपर फट जाए नहीं, कोशिश सेल का डायग्राम है, सेल के अंदर घुस जाऊं, मन उस लेवल का सुपरफिशियल जो उसको फोकस करने से या सुपरफिशियल इंटेंसिटी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इस वाले में। चाहे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल ही है तो पीरियोडिक टेबल सामने दे दिया जाए और उसमें जो रेयर मेटल्स आज के डेट में हैं, जिसमें कि मान लीजिए कैडमियम है, बोरॉन है, ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं, या कई बार लिथियम वगैरह जैसे, जो तो ये तो आज के डेट में, थोड़े दिन पहले इनको बहुत ज्यादा इनका वैल्यू नहीं था, लेकिन अब तो इनका बहुत ज्यादा वैल्यू होते जा रहा है। भाई लिथियम आने वाले दिनों में सारे ऊर्जा आवश्यकताओं को लिथियम हल कर देगा। एक मोबाइल में एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, 2-2 दिन तक चल जाता है। तो उस लिथियम का जो बैटरी है, उस बैटरी को बढ़ा करके अगर बड़ा सा एक बैटरी बना दें तो इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को नहीं पूरा कर देगा, वो पूरा कर देगा ना वो। तो आपको पेट्रोल डीजल का या इस तरह की चीजों की तो सब जरूरत ही खत्म हो जाएंगी। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर लें और उसके बीच के 2 एटम्स के बीच के गैप को अगर कम कर दें तो छोटे से बैटरी से इस रूम का किसी कोने में बैटरी को लगा दें, पता चला कि वो आराम से सारा सिस्टम, इसके अंदर का सिस्टम को फिर जरूरत पड़ा तो फिर से क्या करेंगे, उसको चार्ज कर दें। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, कोयला वाला इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो एकदम खत्म ही हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये इसमें से, जैसे अभी के टाइम पे क्या आता है, कई बार मोबाइल से मोबाइल चार्ज हो जाएगा, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल पर डाल दीजिए तो वो पहला वाला दूसरे को चार्ज कर देगा। तो उसी तरह से लिथियम बैटरी पर आधारित ये रूम में बिजली होगा, उसको चार्ज करना होगा, दूसरा बैटरी से उसको
कनेक्ट कर देंगे, वो चार्ज हो जाएगा, हर एक दूसरे को चार्ज करता रहेगा। क्या सोलर सिस्टम से कुछ और कर लेंगे, सोलर सिस्टम वाला लेकर के सबको चार्ज करते रहेगा। तो आपको जो फॉसिल्स फ्यूल है उसकी तो जरूरत ही खत्म हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन ईजिंग ऑफ लाइफ, जीवन को सरल बनाने में जिस तरह तकनीक भूमिका निभा रहा है, तो आने वाले दिनों में तो ये जो ऊर्जा संकट है, एनर्जी क्राइसिस है, ये भी तो हल हो जाएगा। आज के डेट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि आज से 2-5 साल पहले कभी कल्पना ही नहीं करते थे आप, अब वो हो रहा है। तो एनर्जी वाले सेक्टर में ही भाई ट्रेडिशनली हम कोयला इस्तेमाल करते हैं, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में अभी आपने सुना ही नहीं है, कल्पना ही नहीं किया हुआ है? तो ये सब हो जाएगा। तो रेयर जो अर्थ, रेयर पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल आपके सामने दे दिया जाए तो कंसंट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है वहां पे? ठीक है, और उसके कंसंट्रेशन के बाद भी ऐसी इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां से जो चीज आपने पाया है वो एग्जाम हॉल तक जा ही पाएगा। तो सेकंड टाइप ऑफ स्टडी कौन सा हो गया? ये साइंस वाला हो गया कि यहाँ पे क्या है कि आउटपुट इज लेस देन एफर्ट अप्लाइड। जितना यूनिट हमने एफर्ट अप्लाई किया उसकी तुलना में आउटपुट कम होता है। यहाँ पे जितना जो आउटपुट इज मोर देन एफर्ट अप्लाइड, जितना हमने मेहनत किया आउटपुट कई बार उससे ज्यादा आएगा। इनके बारे में क्या है? इनके बारे में आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू एफर्ट अप्लाइड। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ज्यादा सिर फोड़ने की भी जरूरत नहीं है और सिर को ज्यादा उड़ाने की भी जरूरत नहीं है। भाई आप कोशिश करेंगे, लेकिन अब क्या, अब यहां पे क्या है, क्वालिफाई कौन करता है? क्वालिफाई जो करते हैं सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन जिनका होता है, आईएएस में हो, पीसीएस में हो, जिनका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन की प्री कंडीशन क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? वो आदमी अमीर होना चाहिए, वो आदमी अपर कास्ट का होना चाहिए, वो आदमी शहरी होना चाहिए, वो आदमी और क्या विशेषता हो सकती है? ठीक है, वो आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए। 4 विशेषता बताया, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो अर्बन होना चाहिए, वो अपर कास्ट का होना चाहिए, वो पैसे वाला होना चाहिए। ये चारों कंडीशन जरूरी है सफल होने के लिए? नहीं, चारों जरूरी नहीं है। कौन सा जरूरी है? वो एफर्ट करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर में सफल होने के लिए उत्साह होना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट आवारा बन के घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं, इंटेलिजेंट तो थे, क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि जिस प्रपोर्शन में उनको एफर्ट अप्लाई करना चाहिए, जितना सिंसियर उनको होना चाहिए, उतना सिंसियर वो नहीं हुए। ओनली इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट टू गेट सेलेक्टेड। सफल होने के लिए केवल इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब होना चाहिए सफल वो होता है जो कोशिश करता है। अभी नीचे बैठे हुए थे तो 2 लोग आए, अभी एक बीपीएससी का रिजल्ट, कई सारे बीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है। एक रिजल्ट आया हुआ है सीडीपीओ का, एक रिजल्ट आया हुआ है ऑडिट ऑफिसर का। ऑडिट ऑफिसर वाला रिजल्ट अच्छा है, 373 सीट है, 900 से ज्यादा रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट अफसर का भी रिजल्ट आया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का भी रिजल्ट बीपीएससी ने दे रखा है, और सबका इंटरव्यू अब आगे शेड्यूल है। तो लोग आए हुए, तो कई सारे जो पुराने सब हैं वो पास कर करके आते हैं कई बार, तो पास करके आते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा अब तो इंटरव्यू देने जा रहे हो ऑडिटर का? बने हाँ सर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि तो ये तो जीन्स को पहले खोल देना, अब आज के बाद ये जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हो उसको भी थोड़ा, क्योंकि दौड़ते दौड़ते आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, रनिंग माइंड के साथ इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं। अब आपको स्थिर होना पड़ेगा, अब आपको धीरे होना पड़ेगा। स्थिर होने का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि दिमाग से स्थिर, व्यवहार से भी स्थिर। अब ये जो टी शर्ट वगैरह पहन के घूम रहे हो, दाढ़ी जो बढ़ा रखे हो, दाढ़ी को हटा दो। ठीक है, अब थोड़े से वेल मेंटेन, माने एक्सटर्नली भी अपने आप को ठीक कर लो। जूता, हवाई चप्पल के बदले जूता कर लो, जीन्स हटा दो, फॉर्मल कर लो इसको, शर्ट पहन लो, दाढ़ी हटा लो, बाल को ठीक ठाक रखो। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके मन में एक पॉजिटिव, जिसे नहीं कहा जाता है अच्छा शब्द इस्तेमाल करने से अच्छा भाव आता है। गाली देने से कैसा भाव आता है? चटनी खाने से कैसा भाव आता है? रसमलाई खाने से कैसा भाव आता है? मैंने अलग अलग चीज खाने से अलग अलग तरह के भाव आते हैं। तो यही कोई बहुत बड़े संत थे, वो बोलते थे कि जैसा शब्द बोलते हैं वैसे ही मन में भाव आता है। तो हम अच्छा शब्द क्यों ना बोलें? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अब जो अपने अराउंड जो प्रिपरेशन करोगे अपने पहनावा ओढ़ावा में, उसका दिमाग पर भी असर होगा। क्योंकि ये जो सफलता आपको मिलने जा रही है, ये सफलता पाथ ब्रेकिंग है। अभी जो बिना मतलब का इधर उधर दौड़ रहे हो, वो सारा रास्ता रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा जिस दिन अगर रोल नंबर दिख गया तो।
और ये लाइफ चेंजिंग है। जैसे ही वैसे ही आपको पता चले नाउ यू आर द पार्ट ऑफ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है, अब आपको एक ऑफिस मिलेगा, आपको एक अथॉरिटी होगा, आपके पास पैसे होंगे, तो ये लाइफ चेंजिंग है प्लस पाथ ब्रेकिंग है ये। तो इसके इतना इंपॉर्टेंट जो सक्सेस है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी चेंज होना चाहिए। ये दौड़ते दौड़ते अगर मान लो ये सब चेंज नहीं करोगे और पता चला कि तुम ये सोचोगे कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, तो हो सकता है कि इसी रनिंग माइंड में इंटरव्यू में बैठ जाओगे और कब वो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतना अच्छा अवसर आपके पास आया था और आपको होश ही नहीं आया, और वो पता चला कि जब फेल हो गए तब पता चलेगा कि जा ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास था और वो हमारे हाथ से निकल गया। तो हमने कहा कि देखो ये रनिंग वाला जो ड्रेस पहने हो, रनिंग वाला जो व्यवहार कर रहे हो, ये मुस्कुरा रहे हो, ये सब थोड़े को अब सब चीजों को कम कर लो। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपके दिमाग पे स्थिरता आएगी, और दिमाग पे स्थिरता आएंगी तो जाकर के जब बोर्ड में इंटरव्यू देने जाओगे तो उस समय कोई क्वेश्चन अगर जवाब नहीं आएगा तो उसमें हंसोगे नहीं, उस समय दुखी होगे। और ये दुखी होना बोर्ड के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। भाई मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने पूछा, आपको नहीं आ रहा था, तो आप मुस्कुराएंगे, ठीक है, कि आप उसमें सॉरी बोलेंगे, और सॉरी ऐसा बोलेंगे जिससे कि लगे कि सॉरी को आप फील कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव, एक पर्सनालिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एक आदमी हर कुछ नहीं जान सकता है, तो आप वहां पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप थोड़े स्थिर हो जाओगे। और जब स्थिर हो जाओगे तो फिर 15-20 मिनट आपको वो इंटरेक्शन आपको अच्छा लगेगा, चाहे उसमें क्वेश्चन के जवाब दे रहे हो, चाहे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे हो। और उसके बाद फाइनली जब आप निकल के आएंगे तो आपको अब फिर मैंने अपना काम कर लिया, अब हुई है वही जो राम रचि रखा। मैं जो अपना कर सकता था वो कर दिया, अब जो होना होगा वो प्रारब्ध, वो प्रकृति जाने। भाई जिसके जो इष्ट देवता है वो जाने, किसी को राम रचि रखा, किसी को अल्लाह जी रखा, किसी को भाई बजरंग बली रखा, किसी को कोई काली जी रखा, किसी को देवी जी रखा, जिसको जो मर्जी सो रखा। हो गया, मैंने अपना जो काम था वो काम हमने अपना कर दिया। कई लोग भाई पहले से ही सीरियस होते हैं, जो सिस्टम में होते हैं वो पहले से ही सीरियस होते हैं। किसी भी जॉब में है तो जॉब का जो प्रेशर है, जॉब का जो प्रोटोकॉल है, उनको पहले से ही सीरियस बनाए रखता है। लेकिन कई बार जो मुखर्जी नगर नेहरू विहार में जो घूम रहे हैं, बहुत दिन तक सफलता नहीं मिला है और अब जाके सफलता मिला है, तो कई बार वो उतने प्रोटोकॉल वाले नहीं हुए रहते हैं। क्योंकि उतना ही प्रोटोकॉल वाले हो गए होते तो पहले ही नहीं सफल हो गए होते, पहले ही स्थिर हो गए होते तो पहले ही फोकस बढ़ जाता नोट्स पे, और पहले ही फोकस बढ़ जाता तो एफर्ट बढ़ जाता, और एफर्ट ही तो जरूरत है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस, तो इस पूरी तैयारी में कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जिसको आप कोशिश करें और आपको समझ में ना आए। आपको इसलिए समझ में नहीं आता, इसलिए याद नहीं होता कि आप उसको अच्छे से कोशिश नहीं करते हैं। तो अच्छे से कोशिश करिए, आपको सब याद हो जाएगा, और याद होते जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी ना तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है, ना तो ज्यादा निगेटिव होने की जरूरत है। बैलेंस पर्सनालिटी, समय का इंतजार, डेली का काम डेली करते चलिए। एक दिन आएगा जब आपको आपका रोल नंबर दिख जाएगा। न वो पहले दिखने वाला है, न वो देर से होगा, यदि आप लाइन से अपने सिस्टम के अनुसार काम करते जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप जानते हैं इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इकोनॉमी का एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, नया नोट्स बन जाएगा। उस नोट्स के अनुसार आप उसको 10 बार पढ़ जाइए, क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, व्यवहारिक वाला होगा जो। अब इसमें से देखो क्या है, तो फर्स्ट इसमें लिख लो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, विषय सूची, विषय सूची। इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें जानने हैं। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है सार्वजनिक वित्त, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। एक ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में आपको पता रहना चाहिए कि ये टॉपिक एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बजट से संबंधित है। ये जो बजट है उससे रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है, दोनों का बजट होता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है।
और इस बजट में निश्चित रूप से दो ही पार्ट होता है, बजट के दो ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कहीं कहीं से पैसे आते हैं और कहीं कहीं पैसे जाते हैं। कहां कहां से आते हैं, कहां कहां जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जो आता है उसको बोलते हैं पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय या पब्लिक इनकम, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए इसको जनरली 100 पैसा माना जाता है, 100 पैसा। उसी तरह से होता है सार्वजनिक व्यय, व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी 100 पैसा होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं से पैसा आएगा, कहीं पैसा जाएगा। अब ये जो कहां कहां से आएगा, इसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट को बोलते हैं राजस्व आय, राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। और दूसरा है पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। राजस्व आय और दूसरा पूंजीगत आय या कैपिटल इनकम, ठीक है। राजस्व आय में जो सबसे इंपॉर्टेंट आय होता है वो होता है कर आय, टैक्स इनकम, टैक्स इनकम होता है। और पूंजीगत आय में, पूंजीगत आय में ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? श्वेता, सुमन, शिव कुमार, ये लोग सब ऑफिस में फोन करके पूछ लीजिए। मैं तो ऑफलाइन में ही हूं, आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहा हूं लेकिन मैं ऑफलाइन में हूं, ठीक है। कर आय और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आय होता है कर्ज आय, दोनों में डेट इनकम बोलते हैं उसको, डीईबीटी, डेप्ट इनकम, कर्ज आय। कर्ज आय, डेप्ट इनकम, और यहां पे कर आय, टैक्स इनकम, टैक्स इनकम, ठीक है। अब देखो, ये जो सार्वजनिक व्यय है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला है, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंडिचर आते हैं, उसमें जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सब्सिडी, ये सब। और अदरवाइज तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं, तो बहुत छोटा एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारे एकेडमिक पर्पस से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है वो है सब्सिडी, ठीक है। और फिर ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से जुड़ा हुआ, इन दोनों से रिलेटेड जो एक और आय है वो है विभिन्न प्रकार के घाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स, विभिन्न प्रकार के घाटे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स, लिख लो इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स, विभिन्न प्रकार के घाटे, डेफिसिट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट, और इसमें ये सारे रिलेटेड टैक्स सिस्टम से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, डिफरेंट डेफिसिट से रिलेटेड, ये सारी बातें आपको जानना है। हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, 100 पैसा कहां कहां से आया, 100 पैसा कहां कहां गया, ठीक है। सेकंड जो इसमें जो टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक है, वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी ज्यादा है। वो है मुद्रा एवं बैंकिंग, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग।
और इस वाले टॉपिक में मुख्य रूप से 3 टॉपिक आपको जानना होगा इन डिटेल। उसमें एक टॉपिक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, जो आप CRR, SLR, RRR, RRR के नाम से जिसको जानते हैं वो है ये, ठीक है। इसमें और इस मौद्रिक नीति में और भी इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जानना होता है, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके काम है। और आरबीआई में एक और हो सकता है अन्य आरबीआई के कार्य, अन्य कार्य, और उसमें विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। मुद्रा से जुड़े कार्य ये भी शामिल है इसमें। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली। और उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। उसमें एक होगा, जैसे होता है बैंकिंग विकास क्रम, बैंकिंग विकास क्रम, बैंकिंग डेवलपमेंट। दूसरा होगा बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शेयर बाजार। तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानने होंगे। इसका सारा इंफॉर्मेशन आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। जो इसमें नोट कर लो, जो इसमें थर्ड टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट होगा, नहीं लिखे, जल्दी जल्दी लिखो। जो तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, इसमें नोट कर लो, वो है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या इसमें आएगा, इसमें टोटल 5 टॉपिक आ सकते हैं इस वाले में। एक बोलते हैं विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड,
विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड। दूसरा बोलते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरा टॉपिक इसमें होगा विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और इसमें आप जानते हैं कि दो होता है, एफडीआई और पीएफआई, और पीएफआई भी दो होता है, क्यूएफआई और एफआईआई। ठीक है, क्यूएफआई और एफआईआई। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उसमें जो टॉपिक शामिल होते हैं, एक तो वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अन्य अन्य संस्थाएं, अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो चार हुए। फॉरेन ट्रेड, सारे का डेटा आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, चार। और एक और पांच विभिन्न रिपोर्ट्स और न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज। ग्लोबल जो रिपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक न्यूज हैं वो भी आपको जानने चाहिए। रिपोर्ट्स, वर्ल्ड रिपोर्ट्स और न्यूज। ठीक है, तो ये चौथा टॉपिक था। बहुत फैक्ट यहां पे होते हैं और अच्छे से जानने चाहिए इस टॉपिक को। ठीक है, लिख लिए। अब चलो, अब पांचवा कौन सा था? तीसरा था ये। अब फोर्थ लिखो। चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। राष्ट्रीय आय और संबंधित अवधारणा, ये टॉपिक है। और इस वाले टॉपिक में अब जब आप जाते हैं तो आपको कई सारे कंसेप्ट जानने पड़ते हैं। जीवीए, जीडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, प्लस अन्य आंकड़े, अदर डेटाज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, अब जो फिफ्थ टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, एक और फैक्चुअल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है योजना आयोग एवं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड
नीति आयोग, तो ये भी एक टॉपिक है और इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में जो आपको जानने होंगे। वो है एक रिव्यू ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन इसको बोलते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन। और दूसरा टॉपिक होता है नीति आयोग इनिशिएटिव्स, नीति आयोग की शुरुआत, नीति आयोग की शुरुआत, ये दूसरा टॉपिक है। इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग या नीति आयोग इनिशिएटिव्स, ये आपको जानने होंगे। कई सारे इसमें स्कीम हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स और उसमें विभिन्न रिपोर्ट्स भी उसमें आएगा। विभिन्न रिपोर्ट्स जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना का स्थान कौन सा है, अन्य शहरों का स्थान, लखनऊ का स्थान कौन सा है, या फिर अलग अलग शहरों का स्थान कौन कौन सा है, ये सब इसमें आएंगे। तो ये एक 5वां टॉपिक है। जो 6ठा टॉपिक है, ठीक है, 6th टॉपिक है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस वाले टॉपिक में जो टॉपिक आपको जानने हैं वो एक तो है जनसंख्या, पॉपुलेशन, एंड सेंसस को लेकर के भी, जनगणना जिसको बोलते हैं, जनगणना। और जो दूसरा है वो है गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी या पॉवर्टी। तीसरा है बेरोजगारी, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टिमेट किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, ये सारा इसमें आपको जानना पड़ेगा। और फिर तीसरा आ जाता है गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, और डिफरेंट रिपोर्ट्स इसमें भी आते हैं, नेशनल रिपोर्ट्स या ह्यूमन डेवलपमेंट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। क्या लिखे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। तो ये आपको एक इसमें जो 6th टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। यहाँ पे फैक्ट भी है और यहाँ पे स्कीम्स भी हैं, बहुत सारी योजनाएं इसमें हैं। जैसे मान लो गरीबी है, तो गरीबी दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्कीम्स हैं, भारी संख्या में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। मैंने देश में आजकल क्या हो गया है कि अमीर होना फायदेमंद है कि गरीब होना फायदेमंद है? गरीब होना फायदेमंद है ना। अमीर होने में तो बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट कैसे भैया? 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन से दुनिया भर के हैं। गरीब है तो क्या है? आराम से वोट सबसे महत्वपूर्ण अधिकार गरीब के पास क्या है? वोट का। भाई पैसा नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे, फायदा नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे। हमें क्या मिला? अब सोच के देखो भाई, हमें क्या मिला? ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या दिया। भाई धरती पर जन्म लिए थे लेने के लिए कि देने के लिए? भाई जन्म हुआ, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अब तो धरती को दो ना उसमें कुछ, कि आए हो धरती पर से खाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म लेने से, ऐसे व्यक्ति तो धरती पर बोझ हुआ ना एक तरह से।
जो धरती पर आया और धरती को कुछ दे के नहीं गया, उस तरह के आदमी को जन्म लेने का, अगली बार उसका जन्म होगा? नहीं होगा ना उसका, अगली बार उसका कोई जन्म नहीं होगा। जो धरती पर लास्ट में हिसाब करके हिसाब होगा और हिसाब से ये पाया जाएगा कि इसने धरती से लिया या धरती पर दिया। अगर लिया तो इसका मतलब अगले जन्म में इसका जन्म नहीं होना चाहिए। जो दिया उसी का दोबारा जन्म होगा। अब आपने किस रूप में दिया? पेड़ पौधा लगा के दिया? नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को सहायता करके दिया, दूसरे के काम आ करके दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। भाई बहन को, परिवार में मदर फादर भाई बहन है, उनकी सेवा करके आपने दिया, गांव घर वाले लोगों की सेवा करके दिया। माने आपके होने से अगर घर में खुशी है, इसका मतलब है कि जीवन सफल है। और आपके होने से घर में लोग दुखी हैं, इसका मतलब, घर का मीनिंग यहाँ पे हुआ कि जो भी आपके आसपास के लोग अगर आपके होने से खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपका जीवन सार्थक है। और आपके होने से अगर आसपास के लोग दुखी, पता नहीं कहां से आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब है कि आपने अपने को भी ठीक से ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि लोग आपको देख करके प्रसन्न हो। नहीं, तो ऐसे अपने आप को बनाने की जरूरत है जिससे कि लोग आपको देख करके प्रसन्न हो। और ये तभी हो पाएगा कि जब आप दूसरे के काम आएंगे, दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। और काम आने के तरीके कई हो सकते हैं। एक पेड़ लगा करके भी आप काम आ सकते हैं। नहीं, एक पानी का, किसी को 2-4 गिलास पानी की व्यवस्था करके भी आप काम आ सकते हैं। बड़े सारे तरीके होते हैं। गांव में गए, गांव में जाकर के अपने गांव के स्कूल में चले गए और 10 दिन 5 दिन रहे और 5 दिन उनको अच्छे से पढ़ाए। आप जानते हैं कि आपके गांव का टीचर अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे ग्राम प्रधान ने ऐसे वैसे जोड़ तोड़ करके उनकी बहू को ले आया है, ना वो ठीक से मैथ पढ़ा रही है, ना पूरा जनरेशन खराब कर रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में क्या जाए? आप खुद स्कूल में जाइए और जाकर के 5 दिन 7 दिन है और वहां जाकर के बच्चों को खूब पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे याद रखें। जब गांव जाएं तो जाकर के बच्चों को पढ़ाएं। इतना ज्ञान आपको जरूर है कि अपने गांव के कक्षा 5 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। गांव में जाके इधर उधर घूमने से, इस रिश्तेदारी उस रिश्तेदारी घूमने से अच्छा है कि जाकर के गांव में लोगों को पढ़ाएं। और हर गांव में स्कूल है, ठीक है। आपका जो पर्सनालिटी होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, ना कि एक बर्डन होना चाहिए। तो ये छठा, सातवां टॉपिक है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि और कृषि वाले में जानते हैं कि यहाँ पे तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी 2 बातें तो होंगी। एक होगा फैक्ट्स, दूसरा होगा स्कीम्स और तीसरा होगा कंडीशंस। कंडीशंस में कृषि की दशाएं, स्कीम्स मतलब योजनाएं, और फैक्ट्स मतलब आंकड़े। फैक्ट्स मतलब आंकड़े। ठीक है, तो ये 7वां टॉपिक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लीजिए 8वां टॉपिक, 8th टॉपिक, उद्योग एवं आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर भी दोनों बातें हैं। कौन कौन से? एक फैक्ट्स और दूसरा स्कीम्स। ठीक है। जैसे मान लो इसके स्कीम्स की ही अगर बात करें, ठीक है, तो ये स्कीम्स को ही अगर घेर लें तो आपको क्या लगता है कि मैं कितने ऐसे पॉइंट्स यहां पे लिख सकता हूं? कितने सारे बता दीजिए। 2, 5, 8, 10। आप 100 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 स्कीम्स अगर चल रहा है इसका मतलब कि देश में उद्योग का विकास
नहीं हो पाएगा, सब तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। तो देखो कैसे कैसे, जैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो एक है मेक इन इंडिया, हो गया कोई स्कीम, स्कीम तो है ही, आप जानते हैं, ठीक है। एमएसएमई के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, एमएसएमई के लिए एस्पायर, स्फूर्ति, उसके बाद एक चैंपियन पोर्टल है, उसके बाद जाएंगे तो गलियारा योजना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद ई बिजनेस पोर्टल है, उसके बाद मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं, चलो इसको छोड़ भी देते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं तो बिजली के लिए उदय योजना है, उसके बाद जाएं तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उसके बाद जाएंगे तो पीएम कुसुम है, उसके बाद जाएंगे तो उजाला योजना है, उसके बाद जाएंगे तो उज्ज्वला योजना है, उसके बाद जाएंगे तो पीएम कुसुम के बाद उज्ज्वला, उसके बाद सौभाग्य योजना है, उसके बाद जाएंगे तो अटल ज्योति योजना है स्ट्रीट लाइट के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के लिए, उसके बाद जाएंगे तो जाएं तो उज्ज्वला हो गया, उजाला वो हो गया, उसके बाद गांव में उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए भारत नेट है, उसके बाद जाएंगे तो भारत नेट के बाद ये तो ऑप्टिकल फाइबर का हो गया टेलीकम्युनिकेशन में, उसके बाद बिजली हो गया, ये हो गया। अच्छा, सड़क विकास में जाएंगे तो भारतमाला है, भारतमाला स्कीम है, उसके बाद बंदरगाह के लिए जाएंगे तो सागरमाला है। अच्छा, यहीं पे पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, पीएमजीएसवाई, उसके बाद जाएंगे तो प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना हो गया, सागरमाला हो गया, उसके बाद सागरमाला के बाद अच्छा उड़ान स्कीम हो गया हवाई जहाज के लिए, उड़ान। तो इस तरह से योजनाएं हैं उसमें इनके विकास के लिए। गलियारा योजना है ये, जो और उसके बाद फिर राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से हैं? ये स्कीम रिलेटेड किससे हैं? उद्योग एवं आधारित संरचना से। भारतमाला, सागरमाला, भारत नेट, उड़ान स्कीम, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस तरह से योजनाएं आज के डेट में देश में लागू हैं। सौभाग्य योजना, उजाला स्कीम, पीएम कुसुम, ये डीडीयूजीजेवाई का मतलब होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, गांवों को जोड़ने के लिए, ठीक है। डीडीयूजीजेवाई उदय स्कीम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भारी लॉस में हैं, वितरण कंपनियां हैं वो घाटे में हैं, उन कंपनियों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, टू इंप्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, उदय स्कीम है। सौभाग्य पीएम कुसुम, खेतों में नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू फार्म
हाँ, सिंचाई, खेती, बाकी और भी। उजाला स्कीम में जाएंगे तो ये एलईडी बल्ब, घरों में जो एलईडी बल्ब है उसके लिए है। उज्ज्वला स्कीम एलपीजी सिलेंडर के लिए, घरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए। सौभाग्य घरों में बिजली कनेक्शन के लिए। डीडीयू जीजेवाई किस बात के लिए है? गांव को बिजली देने के लिए। और ये जो सौभाग्य है वो क्या है? घर को बिजली देने के लिए है। उजाला क्या है? घर में एलईडी बल्ब के लिए, ठीक है। खाना बनाने के लिए सौभाग्य स्कीम है, ठीक है। ये सारा अब चूंकि कई स्टेट जैसे बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये सब जो सो कॉल्ड, तो यहाँ पे तो अब जाके इलेक्ट्रिसिटी गया था, बिहार में ही पहली बार इलेक्ट्रिसिटी गया। तो गया तो वहाँ पे लोग हर गांव गांव में एसी लगा लिए। भाई बिजली का रेट फिक्स है तो एसी लगा लिए। अब एसी लगा करके आराम से पता चला कि खेत में जाके, अब जो जिसके घर में एसी लग जाएगा गांव में, भाई गांव तो मेहनत करने के लिए जाना जाता है, वो तो मेहनत करने का जगह है। वहां तो शरीर से जुड़ा हुआ काम, गांव में अधिकांश काम शरीर से जुड़े हुए होते हैं। गांव इस बात के लिए, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए है ही नहीं जहां पर कि पता चला कि दिमाग से जुड़ा हुआ बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता हो। बशर्ते आज के डेट में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चले जाने से वहां पर भी रिसर्च बेस आप कर सकते हैं, वहां से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अदरवाइज नेचुरली गांव किस बात के लिए जाना जाता है? कठोर परिश्रम के लिए या बौद्धिक परिश्रम के लिए? गांव कठोर परिश्रम के लिए जाना जाता है। और कठोर परिश्रम वाले जगह पे कोई पता चला कि अगर एसी लगा ले तो फिर खेत में धान की बुआई करने कहां जाएगा? ठीक है, धान काटने के लिए कहां जाएगा? उसको तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा गांव में। तो अब देश स्तर पे प्रीपेड मीटर, एक होता है ना जैसे टेलीकम्युनिकेशन में है कि टेलीकम्युनिकेशन में कंपनियां चाहती हैं कि लोग पोस्टपेड मीटर लें, पोस्टपेड कनेक्शन लें। लेकिन बिजली के मामले में सर कंपनियां चाहती हैं कि लोग प्रीपेड मीटर लें। प्रीपेड मीटर में क्या होगा? आपने 500 का रिचार्ज कराया, थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गए एसी चलाने में, तो पता चला कि 11 बजे रात को ही घंटी, थोड़ी देर में रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया रिचार्ज कराएं। और पता चला कि सोएंगे एसी में कि अब रिचार्ज करवाएंगे। क्लियर है? पूरे घर में हल्ला हल्ला मचाया हुआ है कि जल्दी रिचार्ज हमको करो नहीं तुम गए। तो आप थोड़े अगर कह दिए, अगर मान लीजिए तो। और एक और बात है कि बिजली, देश भारत जैसे देश में अगर बिजली बचाना है तो यहाँ पे लोगों के अच्छाइयों पर, क्योंकि बाई नेचर मानव बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार नहीं होता है। पोस्ट पेड बिजली होने के कारण बहुत बिजली का दुरुपयोग होता है। एक घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, पता चला कि अगर घर में 10 फैन है तो 10 के 10 चला देती है। आजकल इतनी गर्मी या इतना ज्यादा धूप है कि आदमी का शरीर सूख जा रहा है और यहाँ फर्श नहीं सूख रहा है। भाई छोड़ दो 2 मिनट छोड़ दो, अपने आप सूख जाएगा। इतना सारा पंखा चलाने की क्या जरूरत है? और वही अगर प्रीपेड होता तो तब कहां चलाते? जैसे प्रीपेड चलाते वैसे ही पता चला कि, तो हम लोग एक इलाहाबाद में जाते थे पढ़ाने के लिए, तो वहां पे हमारे मित्र का सब कुछ सिस्टम था। तो उसमें वो जिस फ्लैट में हम लोग रुकते थे उसमें प्रीपेड मीटर था। तो जब आते थे तो एक बार खोल के देख लेते थे। क्लियर है? तो प्रीपेड होने पे क्या होगा कि जब लोग आएंगे तब एक बार खोल के देख लेंगे कि अब कितना बचा हुआ है। 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, घर में एक नया झगड़े का एक नया झमेला घर में घुस जाएगा। कौन सा? उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड मीटर। अभी 10 रुपए छोड़ के गए थे, आज 9 रुपए कैसे हो गया? इसका मतलब है कि किसी ने 4 बल्ब जलाया है नहीं। तो अब ये नया बखड़ा खड़ा हो जाएगा। भाई उसमें पता चला कि जो स्विच है, स्विच के ऊपर ताला बंद है, उसको एमसीबी गिरा करके नीचे, जब तक हम आएंगे नहीं तब तक घर में लाइट नहीं जलेगा। तो बिहार जैसे स्टेट में भी बड़े पैमाने पे इस तरह की चीजें की जा रही है। प्रीपेड मीटर को गवर्नमेंट, प्रीपेड स्मार्ट मीटर को गवर्नमेंट ऑफ बिहार गाँव में भी फैला रही है। ये बिजली की चोरी रोकने के लिए, जो कटिया फंसाने का वाला जो काम होता था उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में चाहे कई राज्यों में जाएंगे, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। माने जहां पे बिजली का चोरी अधिक हो रहा है, अब झुग्गी झोपड़ियां हैं, बिजली वाले जाएंगे तो गांव वाले घेर के, वो झुग्गी झोपड़ी वाले घेर करके पिटाई करेंगे। माने जाएंगे कि पकड़ने के लिए कि कौन कौन चोरी कर रहा है, तो पिटाई करेंगे। वो तो पिटाई करेंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी थोड़ा ला के देना। पिटाई उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई ड्रोन से उस सबको, उसका फोटो खींच लेंगे और उसके बाद एक एक जन को नोटिस भेजेंगे कि ये तार कहां जा रहा था। भाई हाई रिजोल्यूशन के कैमरे आजकल आ गए, हाई रिजोल्यूशन कैमरे आ गए, उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, नीचे ला करके पूरे एरिया का फोटो ले लेंगे। तो जो कटिया फंसा हुआ है वो किस घर में जा रहा है, अब ये लोकल लेवल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो ड्रोन का फोटो, शादी वगैरह में फोटो खींचने के साथ साथ उसका और भी सकारात्मक उपयोग हो रहा है। जैसे आप डीएसपी मान लीजिए बनने जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मान लीजिए डीएसपी आपको बनाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया है जहां पे मान लीजिए ऐसा लगता है कि रामनवमी भी है और मुहर्रम भी है, दोनों तरह के कोई सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, जो शरारती तत्व हैं वो कुछ गलत कर सकते हैं। तो भाई इसको रोकने के लिए आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर आप क्या लेंगे? भाई होगा ना, भाई आप अधिकारी हैं,
भाई बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस हो, एक से एक शरारती लोग हैं, तो शरारती लोग हैं तो ऐसे झमेले कर सकते हैं, झमेले कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय ये होता है कि सीसीटीवी कैमरे के तो हमारा सारा एक्टिव रहेगा ही रहेगा, साथ में ड्रोन का एकदम एक्टिव यूज करेंगे कि कहीं पे कहीं भी कुछ आवश्यकता से ज्यादा लोग तो इकट्ठा नहीं है। अभी अब क्या करेंगे, मान लीजिए कहीं पे अब जाके कहीं मंदिर में घुस के देखेंगे कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मस्जिद में घुट के देखेंगे कितने लोग इकट्ठा हैं, या कहीं घुस तो सकते नहीं है किसी के घर में, भाई 10 लोग यहाँ इकट्ठा हैं, 5 लोग इकट्ठा हैं, छत पे पता लगे ईंट पत्थर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इस तरह के और हथियार सब रखे हुए हैं, ये कैसे आप पता कर पाएंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई आप ड्रोन, आपका सुझाव क्या होगा कि सर हम ड्रोन भेजेंगे, ड्रोन भेज करके मैंने पहले से सर्वे करते रहेंगे, कंटिन्यूअस जो पूरा रूट है उसमें सर्वे करते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी आंगन में या किसी जगह पे कोई कुछ आवश्यकता से अधिक लोग वहां पे जमा हैं, तो भाई तुरंत वहां से फोन करके पूछेंगे उस एरिया के आदमी से कि भाई क्यों इतने लोग इकट्ठा है। दूसरी बात है, कहीं छत पे मान लो आकड़ पत्थर अगर ज्यादा रखा हुआ है तो उसको ड्रोन से हम ड्रोन से उसको जानकारी ले लेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है। मान लीजिए रूट है, मान लीजिए मुहर्रम का जुलूस जाने का रूट है, चाहे मान लीजिए रामनवमी का जुलूस जाने का रूट है, तो रूट में अगर कहीं भी हमें इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं तो हम क्या करेंगे, भाई ड्रोन से हम उसका फिगर लेकर के उसको हटवाएंगे। भाई आप अगर अधिकारी वहां पे डीएसपी हैं और आपके एरिया में अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये सब चीजें हो जा रही हैं, कितनी अच्छी बात है। अब उत्तर प्रदेश में सोच के देखो, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अभी बकरीद भी हो गया और उसी दिन कुछ और भी त्योहार था, खूब शांति से सब कुछ हुआ। पता है कि मुख्यमंत्री खड़कू हैं, मुख्यमंत्री क्या करेंगे, बैठे बैठे भाई एक बार मीटिंग किया कि भाई अपने अपने एरिया में एकदम माइक्रो लेवल पे पहुंच जाइए कि कहाँ कहाँ, जैसे ऊपर में एसपी, नीचे एएसपी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एएसपी, डीएसपी, आप हर आदमी अपने सेक्टर में बांट लीजिए कि ये जो 50 घर है वो मेरा एरिया है, ये 50 घर आपका एरिया है, ये 50 घर आपका एरिया है, और उस 50 घर के लेवल पे फोकस करिए। हाँ, वहां सर्विलांस करिए, वहां के जो सोसाइटी के जो सीनियर लोग हैं उनको अपने विश्वास में लेके रखिए, उनके साथ आपस में बातचीत करके रखिए कि भाई आप त्योहार मनाइए, खूब अच्छे से त्योहार मनाइए, लेकिन किसी त्योहार में कोई द्वेष नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो अब देखो कितने अच्छे से पार हो जाता है यूपी में, एक झमेला, एक कहीं पूरा उत्तर प्रदेश में आपको, और उत्तर प्रदेश में कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होती है तो अल्टीमेटली इससे लाभ किसको होता है? लाभ तो जनता को ही होता है ना। भाई त्योहार है, त्योहार अच्छे से मना लो, अच्छे से मना करके, तो इस तरह का है। तो पुलिस का चाहे इस तरह से माने जो माइन्यूट टेक्नोलॉजी का जो यूज आजकल बड़े पैमाने पे जो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएसपी के रूप में आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपसे पूछा जाए तो आपका इस तरह का सुझाव होता है, यूज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन सर्वेलियंस, माने जो लोकल लोग हैं उनको विश्वास में लेके रखना, जो ह्यूमन जो इनपुट्स हैं वो लेना कि कौन क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ये जो पुराने तरीके हैं वो उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है। और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सब लोग आराम से अपना देश में जो भी त्योहार है सब त्योहार आराम से मनते रहे, क्लियर है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि रूट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आता है। तो ये अब ये टोटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स था जो कि आपको ध्यान में। अब इसके स्रोत लिख दीजिए, क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेज, स्रोत। तो स्रोत में जाएंगे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो इसमें होता है क्लास नोट्स। एक ऐसा नोट्स होता है जो कि आप जिसको कि आप 10 टाइम्स पढ़ेंगे, क्योंकि इतना नॉलेज हो जाएगा तो दिमाग से रेज निकलने लगेगा। नहीं, गौतम बुद्ध के दिमाग से क्या निकलता था? आभा निकलता था ना, दिखाएं फोटो, देखो गौतम बुद्ध के सिर से, उसको फारसी में बोलते थे कियाखुरा, फारसी में उसके लिए कियाखुरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। गौतम बुद्ध, देखिए तेज निकल रहा है ना इसमें, कई सारे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे जो भी भाई जो अधिक ज्ञानी लोग होते हैं उनके दिमाग से देखो कैसा तेज निकल रहा है। तो आपका इकोनॉमिक्स का क्लास नोट्स को 10 बार पढ़ जाएंगे तो इसी तरह से आपके दिमाग से इकोनॉमिक्स का तेज निकलने लगेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसमें जल के राख हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें से, कुछ भी आधा अधूरा नहीं बचेगा। लेकिन समस्या देखो इसी बात की होती है, लोग बहुत ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, और सब पढ़ने के नाम पे ज्ञान इक्वल टू 0।
क्वेश्चन जब सामने पड़ता है तो उस पे वो जल के राख क्या होगा वो, ठीक है, वो तो हवा, आपके चेहरे को हवा देते रहता है कि चैलेंज हो तो, साहस हो तो इसको छू के देखो। टेलीग्राम चैनल पे देखो, क्वेश्चन जाता है। किया आपने किसी क्वेश्चन को? इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन 2 दिन गया था, कितने लोगों ने किया था? नहीं किए थे? किए थे आप? कितना क्वेश्चन सही हुआ था 10 में? 4-5 छूट गया था। अच्छा, उसमें हमने वैसे वो क्वेश्चन दिया था, इस बात के लिए क्वेश्चन दे रखा था कि वो जानकारी भी आपको हो जाए, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए भी था, केवल क्वेश्चन पूछने के लिए। कई क्वेश्चन होते हैं ना जो केवल पूछने के लिए होते हैं। अपने यहाँ के क्वेश्चन के साथ एक विशेषता ये होती है कि वो उसमें से इंफॉर्मेशन देना भी एक उद्देश्य होता है। क्लियर है कि अगर आप उसको गलत आपसे होता है तो गलत हो तो कम से कम उससे आपको एक क्वेश्चन का, एक फैक्ट का ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये भी उद्देश्य रहता है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 फैक्ट शामिल किया जाए, एक गलत किया जाए, जिससे कि 4 फैक्ट उनको इस एक क्वेश्चन को पढ़ने से 4 फैक्ट का ज्ञान मिल जाए। केवल जो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन जाता है वो केवल पूछने के लिए नहीं होता है, वो सब तो 2 पार्ट में जा रहा है क्वेश्चन, एक बिहार स्पेशल का और दूसरा करंट अफेयर्स का। एक दिन बिहार स्पेशल, एक दिन करंट अफेयर्स, ठीक है। यूट्यूब पे भी जाता है। अच्छा, तो टेलीग्राम पर भी है, उसको जरूर करिएगा। लेकिन अभी आपसे निश्चित रूप से अभी आपसे थोड़ा ज्यादा गलत होगा, लेकिन जो पढ़ लिए हैं लोग उनको, तो एक तो पहला जो स्रोत होगा वो कौन सा होगा? क्लास नोट्स। दूसरा स्रोत होगा प्रिंटेड नोट्स। क्योंकि इसका एनसीईआरटी नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, पुरानी बातें इसमें ज्यादा होती हैं। और इकोनॉमिक्स आप जानते हैं कि डेली चेंज हो रहा है, बड़े तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दूसरा प्रिंटेड नोट्स। तीसरा, अगर कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स की बुक होती है मिश्रा एंड पुरी, या एस.एन. लाल की एक किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ऊपर वाला तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, नीचे वाला केवल हिंदी में है, ठीक है। और या फिर रमेश सर की किताब है, अपने यहाँ इंटरव्यू का क्लास लेते हैं रमेश सर, तो इनकी वाली जो टाटा मैग्रो हिल की किताब है टीएमएच वाली, तो वो भी ले सकते हैं। अपने यहाँ बीपीएससी में इंटरव्यू का क्लास लेते हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है रमेश सर, तो इनका भी ले सकते हैं। और तो ये बुक्स वगैरह में जाता है। और भी कोई मिसलेनियस किताब अगर आपको मिलता हो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जाएंगे तो मैगजीन्स में जाएंगे तो कोई भी जो नेशनल मैगजीन पढ़ते हैं उसमें इकोनॉमिक का वाला जो पार्ट होता है उस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को पढ़िए। उसमें जैसे पीडी ही है, प्रतियोगिता दर्पण है, तो प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ सकते हैं। पीडी प्रतियोगिता दर्पण हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है, तो इसको। और फिर उसके बाद आता है, अच्छा पीडी के साथ साथ, हाँ पीडी ही पढ़िए, उसके साथ साथ जाएंगे तो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़पेपर है, हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में देखें तो दैनिक जागरण एक अखबार है, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इसका देसी संस्करण नहीं, इसका क्षेत्रीय संस्करण नहीं, राष्ट्रीय संस्करण। महंगा होता है, 8-10 रुपए का एक ही अखबार है एक दिन का। हाँ, तो राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये हिंदुस्तान, जनसत्ता, ये सब नहीं पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है? इंफॉर्मेशन भी होता है, इंफॉर्मेशन होता है। और सबसे बड़ी बात इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये है कि इसका ओरिएंटेशन, 3 तरह का ओरिएंटेशन है आज का डेट में भारत में। एक ओरिएंटेशन है लेफ्टिस्ट, एक ओरिएंटेशन है न्यूट्रल होना चाहिए, और तीसरा होता है राइटिस्ट। एक है लेफ्टिस्ट का मतलब होता है वामपंथी, जिससे रवीश कुमार, तो लेफ्टिस्ट ही नहीं है वो, तो मैंने कहा जाए कि दुखी कर देंगे। अगर उनकी बात सुन लीजिए तो फिर बेहोश होकर सो जाइएगा। अब तो देश ये रहने लायक नहीं रह गया है, अब तो अभी तुरंत ही। तो अब ऐसे सोच की पहले से ही इतनी समस्याएं हैं, किताब की समस्या है, भविष्य की समस्या है, इतना सारा निगेटिविटी। आज के डेट में एक चीज हमने जो पाया, बहुत सारे लोग निगेटिव नहीं सुनना चाहते हैं। अब आप ही के सामने कोई आकर के बहुत देर निगेटिव बोलेगा तो आप भी थक जाएंगे, वो नहीं सर छोड़ दीजिए अब, क्योंकि आदमी अपनी समस्याओं से ही बहुत परेशान है।
भाई चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है ना आगे बढ़ने का। जो इंडिया के साथ सबसे पॉजिटिव चीज एक होता है कि इंडिया इज एस्पिरेशनल कंट्री। माने कोई भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। हमारी परंपराओं में लिखा गया है कि जो भगवान दे दें उसको आराम से एंजॉय करिए। संतोष माने व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संतोषी होना। आज कौन संतोषम परम सुखम, आज कौन संतोषी है? जहां संतोषी हुए तो लोग कहेंगे कि ये तो माने ये तो तालाब का पानी है, ये थोड़े दिन के अंदर में इसमें बदबू आएगा। नहीं, तो सारा आदमी आज के डेट में तो जो जहां है, कोई किसान खेती कर रहा है वहीं वो इस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और ये कई बार ये नहीं भी लागू होता था राजनीति के कारण, और लागू भी होगा राजनीति के कारण। नहीं, अब जैसे अब 300 से जैसे कश्मीर है तो कश्मीर के बारे में सोच के देखो, 370 हट गया, 370 हट गया। बहुत सारे यूट्यूबर को देखेंगे तो माने बिंदास हैं सब 370 का हट जाने से। तो कई सारे इसमें घटनाएं हैं, तो सब माने जैसा भी है। तो न्यूज़पेपर, तो ये अखबार के बारे में हम बता रहे थे। दैनिक जागरण क्या है, थोड़े राइटिस्ट माइंड का है, तो थोड़ा राइटिस्ट माइंड का होना आंसर में अच्छा होता है। सकारात्मक के साथ सीमाएं लिखी जाती हैं। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? विथ क्रिटिसिज्म विथ पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी आपको यहां से मिल जाएगा, क्रिटिसिज्म भी 2-3 मिलेगा। अब वही अगर जनसत्ता में जाएंगे तो 12 को क्रिटिसिज्म मिलेगा और 5 को पॉजिटिव मिलेगा। और यहां पे क्या होगा, 12 को पॉजिटिव मिलेगा और 5 को क्रिटिसिज्म मिलेगा। और आपको आंसर लिखने के लिए क्या चाहिए? यही 12 और 5 चाहिए। इसलिए इस अखबार को पढ़ लीजिए, फिर अपना जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर से जनसत्ता पढ़ने लगिएगा। क्लियर है? लेकिन अभी किसको पढ़ लेना है? दैनिक जागरण को। और उसके बाद इसमें द हिंदू, माने जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो द हिंदू पढ़ लें या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, कोई भी। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा आता है इंग्लिश में। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें आता है, मेंस के लिए बड़ा काम का है इंडियन एक्सप्रेस। और इसको पढ़ के क्या करेंगे, आपका जो क्लास नोट्स है उस क्लास नोट्स को अपडेट करेंगे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने जारी किया तो जो चेंज किया सीआरआर एसएलआर डबल आर में या कोई ऐसी बात, तो उसको आप चेंज कर लेंगे। एग्रीकल्चर में कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ, या मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई डेटा आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड कोई डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डेटा आया, तो अपने नोट्स को क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आप इसको इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो अब ये हमसे पूछो कि ये चारों में, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्विटर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ट्विटर, इस पे जाकर के अपने पसंद के जो साइट हैं, ठीक है, उसको आप अपने पसंद के जो भी साइट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, जो स्टेट में जाते हैं तो स्टेट का जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आईपीआरडी का ट्विटर होता है, उसको आप सबको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। तो एक तो ट्विटर वाला हो गया, और दूसरा इसमें जाते हैं तो पीआईबी को भी जान के रखिएगा। कभी कभी पीआईबी पर भी अपने काम के, जैसे मिनिस्ट्री, जैसे पॉवर्टी वाला है, सोशल वेलफेयर वाला या उसी तरह से लेबर मिनिस्ट्री वाला है, एमएसएमई मंत्रालय है, तो वहां पे भी जाके, कभी उसके साइट पे भी जाके पीआईबी वाले पे कि क्या उस मंत्रालय द्वारा कुछ नया जारी किया गया है क्या, तो वो एक पूरा पेज दे देते हैं वहां पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो खैर, अब ये सब में मिनिमम 2 कौन से कंपलसरी हैं? मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 में 1 नंबर और फिर ये 2 नंबर, ये 2 ऐसे मिनिमम हैं जो कि हमेशा आपको, जो आपके लिए कंपलसरी है, और इस 2 पे फोकस करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो टॉपिक में देखो, अब तो हमारे साथ जैसे न्यूज़पेपर का ये इसको देख लिए, ये आपका सोर्स है। और क्या करेंगे, 10 चीज को एक एक बार। एक और किताब आपको यहां पे लेना पड़ेगा, वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आज के डेट में अरिहंत का या घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, जिसमें टॉपिक वाइज उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे इन्फ्लेशन हेडिंग लिखा है, और उस पे जितने भी एग्जाम में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जहां जहां भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो सबको एक जगह कर दिया है। तो जब आप क्लास नोट्स में इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद उसका क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे? तो ये अच्छा तरीका हुआ ना कि भाई हम जाकर के उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीसीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाएं।
ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो एक वो प्रैक्टिस सेट जरूर अपने पास आप रखिएगा, चाहे वो अरिहंत का हो चाहे वो घटना चक्र का हो। बाजार में जो मिले जिसमें कि सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज लिखा गया है वो आप जरूर अपने पास रख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीज है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अच्छा, उसके बाद अब चलो, तो ये तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स थे और इकोनॉमिक्स के जो सोर्सेज हैं वो हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा एक पार्ट है, जैसे जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पूछा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे मैंने अभी के टाइम पे, ठीक है, तो आपके लिए तो 3 एग्जाम जरूरी है ना। कौन कौन सा 3 एग्जाम, 3 पेपर जरूरी है आपके लिए? एक आपका पीटी, दूसरा आपके लिए मेंस और तीसरा आपके लिए एसए। ये सब जगह है। तो अब हमें जैसे कहां से कैसे कहां आएगा ये एसए में जब जाते हैं, तो एसए में आप देखिए कि जो एडिटोरियल जो पेज होता है, जिसमें वो आधे आधे पेज का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आधे पेज का, जैसे मान लीजिए उसमें क्या हुआ, शक्तिकांत दास ने कुछ कोई उस पर लेख लिखा हुआ है, या उसी तरह से मान लीजिए आपका मुंटेक सिंह अहलुवालिया का कोई लेख छपा हुआ है, या उसी तरह से और कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का आर्टिकल छपा हुआ है आधे पेज का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लेकर के अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो आर्टिकल होगा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड होगा, या क्लाइमेट चेंजेज और फूड सिक्योरिटी दोनों के बीच में संबंध, माने जलवायु जिस तरह से बिहार में, अब सोच के देखो, ये तो गनीमत है कि जून के महीने में 48-45 डिग्री सेल्सियस वो हुआ, माने टेम्परेचर हुआ। यही चीज अगर फरवरी महीने में या जनवरी फरवरी महीने में अगर इतना इतना टेम्परेचर अगर नॉर्मल से बढ़ जाए, तो सारे गेहूं का जो बीज होगा उसका दूध सूख जाएगा, सूख जाएगा ना। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सूख जाएगा वो, और सूख जाएगा तो सोचो पूरे देश में ये मेजर जो व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, अगर उसमें नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तब तो गेहूं का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा, और गेहूं का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा तो इतने सारे लोगों की गेहूं की जरूरतें कहां पूरा कर पाएंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई भारत में या पृथ्वी पर भारत में यह प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर है कि जितना तेजी से अंडरग्राउंड वाटर को धरती से निकाला जा रहा है, अर्थ का जो ओरिएंटेशन है वो ट्विस्ट कर रहा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, है ना 23.5 डिग्री से झुका हुआ, तो इतना ज्यादा भूमिगत पानी को बाहर निकाल रहे हैं। एक बार बाथरूम में जाते हैं, 5-5 बाल्टी पानी आपने एक से एक मोटर लगा लिया और छोड़ देते हैं, और छोड़ करके दाढ़ी बनाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, वो सारा पानी जमीन से उठ निकल के आ रहा है, और ये जमीन से जो पानी निकल के आ रहा है, तो इससे तो अर्थ का जो ओरिएंटेशन है वही चेंज हो रहा है। तो अर्थ का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो कुछ पार्ट सन के सामने ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा, ज्यादा देर तक एक्सपोज हो जाएगा, ज्यादा देर तक रहेगा, और ज्यादा देर रहेगा, सीधा रहेगा, तो वहां पे पता चला कि जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था, वहां पे पता चला कि 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भूमि के जमीन के अंदर से जो पानी आप निकाल रहे हैं, और उस पानी से जब निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पे लोग पानी निकाल के और 4-4 बाल्टी, और उसमें क्या होता है, चाइना में ये दिक्कत नहीं है, और जो ऊपर वाले हैं उनके यहां दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है कि कौन 4-4 बाल्टी पानी से नहाएगा। ठीक है, तो सारा गीजर, एक और तरीका यह हुआ कि गीजर को क्या किया, गीजर पे बैन लगा दिया जाए कि देश में गीजर का उत्पादन होगा ही नहीं। लोग क्या करते हैं, गीजर ऑन करके गर्म पानी कर लेते हैं, गर्म पानी करके हर समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो धरती को अगर बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ठंडा पानी रहेगा तो लोग एक मग से नहाएंगे, और गर्म पानी रहेगा तो ढेर सारा पानी फिर बर्बाद करेंगे। तो इससे क्या किया जाए, गीजर को हटा करके सारा गर्म करने का सिस्टम, पानी अगर बचाना है तो भाई, तो खैर मैंने ये सब बात इसलिए है कि सोचो, तो अब यहाँ पे एक ऐसे पूछ देगा कि भाई किस तरीके से, तो कितना सीवियर इंपैक्ट करेगा ये कि टेम्परेचर अगर 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तो पता चला कि बलिया में और बिहार में पता लगा कि सैकड़ों लोग लू से मर गए। भाई काम तो होगा ना देश में, भाई घर बनाने का काम चल रहा है, घर बनाने का काम चल रहा है तो उस राजमिस्त्री तो उसमें काम करेगा, और बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, कैसे देश चले? तो उसमें आता है कि जलवायु परिवर्तन और फूड सिक्योरिटी के बीच का संबंध। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल छपता है, योजना में भी छपता है, कुरुक्षेत्र में भी छपता है, या न्यूज़पेपर में भी छपता है। तो एक तो वो वाले जो दोनों पेज है, एडिटोरियल वाला जो दोनों पेज है, एक तो दोनों पेज को देखना पड़ेगा आपको। अब उसी में जाते हैं तो एक इकोनॉमिक्स वाला पेज आता है,
तो इकोनॉमिक्स वाले में अब वहां पे टॉपिक होगा, शेयर बाजार का भी रोज न्यूज आते रहता है, विभिन्न कंपनियों का भी न्यूज आते रहता है। भाई विस्टारा का एयर इंडिया में विलय होगा। अब हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। भाई शेयर बाजार में इतना पॉइंट चढ़ गया, इतना पॉइंट कम हो गया, इस कंपनी का शेयर गिर गया, इस कंपनी का, ये सब हमारे काम का नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर शक्तिकांत दास अगर जो मॉनेटरी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति से रिलेटेड कोई पॉलिसी जारी करते हैं या बजट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आता है, ठीक है, तो ये उस पेज पर इससे रिलेटेड कोई नीति आयोग की कोई योजना या कहा जाए योजना आयोग से संबंधित कोई बात, तो उसको आपको उठाना पड़ेगा। ये जो पूरा पेज है, इस पूरे पेज में कल मैं पेपर लेके दिखाऊंगा आपको, इस पूरे पेज में कुछ ही इश्यूज हैं जो काम के हैं। सारे इशू तो वहां पे देखो पेपर, तो सारे इशू काम के नहीं है। क्लियर है? तो आपको क्या करना होगा, उस पेज में से उस चीज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज कर दो, देखें। हाँ, अच्छा, तो ये शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टूटी, इसका कोई, ये हमारे काम का किसी मतलब का काम नहीं है, ये मतलब का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये, लेकिन फिर भी देश की घटनाएं घट रही हैं इस तरह से। हमारे यहाँ वही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो टॉपिक सेटल्ड हो जाता है। तो हमारा ये राष्ट्रीय का ये एनसीपी टूटा कि आरजेडी टूटा कि जदयू टूटा, ये सब हमारा काम, हम नेता उता नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक तो खारिज हो गया। दूसरा टॉपिक, बसपा ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन, ये भी हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है। इसलिए नहीं है, जब तक ये कानून बन नहीं जाता, रिजेक्ट नहीं हो जाता, या इसको आइडियली एक्सेप्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारे लिए किसी काम का, तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? हमारे लिए जब ये टॉपिक बन जाएगा तब हमारे काम का होगा। अदरवाइज अभी आप बसपा ने समर्थन किया तो आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध किया तो किसी ने ये किया, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, फिर भी आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसको पढ़ सकते हैं, अभी ये टॉपिक नहीं है। क्लियर है? ये आगे देखो, मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, फेरबदल की चर्चा। अब ये न्यूज 40 बार छप चुका है, अभी तक स्पेकुलेशन है ये। जब तक सरकार के द्वारा कोई प्रेस नहीं जारी किया दिया जाए, प्रेस ब्रीफिंग नहीं जारी किया जाए कि सरकार कल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा और ये होगा वो होगा, तब तक ये सब न्यूज स्पेकुलेशन है। ऐसे ऐसे न्यूज 40 बार छप चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के अब तो फिर क्या करें इस न्यूज का, ये इंटरटेनमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी राजनीतिक इंटरेस्ट है तो ऐसे न्यूज को आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए किसी काम का नहीं है ये न्यूज। ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, गजवाए हिंद मामले में 3 राज्यों में छापे। ठीक है, अब ये भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जैसे नहीं होता है कि एक कोई अपराध हो रहा है तो वो उस श्रेणी में आता है, तो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो अपना एक्शन लेती हैं। हमारे लिए पढ़ के ना खुश होने की जरूरत है, ना पढ़ के दुखी होने की जरूरत है। इस तरह के राजनीति में, इस तरह के न्यूज में जो फंसेंगे तो उनको बाकी सब चीजें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब न्यूज को। ठीक है, तो अब क्या होगा, सीवीईटी यूजी को संशोधित उत्तर कुंजी एनटीए ने की जारी। ये भी कोई जो जिस ग्रुप है उसके लिए है। ये बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ा बिल फिर लाने की तैयारी, ये काम का है। जो ओल्ड एज होम वाले, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के मेंटेनेंस के लिए क्या अमेंडमेंट आएगा। जैसे नहीं होता मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। क्लियर है? तो उसी तरह से ये आएगा। ओल्ड एज एक आपका टॉपिक बनेगा एसए का। ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए, ये अच्छे से पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, अदरवाइज कोई। हाँ, ये जान सकते हैं, हाँ ये वाला जान सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है, ये सब तो है ही। नौकरशाह मनमाने ढंग से पलट रहे हैं मुख्यमंत्रियों के फैसले, दिल्ली सरकार। ये तो कभी अंत नहीं होने वाली ये विवाद है, ये कभी अंत नहीं होगा। एम्स 11 वर्षों में ना खरीद पाया कैंसर जांच क्या, पेट एमआरआई स्कैन मशीन, सब यूजलेस बेकार है। डीडीए ने दी 2 फ्लैटों की आपस में जोड़ने की अनुमति, बेकार। भजनपुरा में मजार मंदिर पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर, बेकार। ये सब छोड़ लो। देखो, ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक संगठन नेतृत्व करेगा भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, राष्ट्रीय लिखा हुआ है राजनीति। राष्ट्रीय मुर्मू का कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र के 5 दिवसीय दौरा आज से, ये भी यूजलेस है। सुप्रीम कोर्ट 42 दिनों की, अच्छा ये क्यों पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिस चीज का ये उद्घाटन करेंगी ना वो इंपॉर्टेंट होगा।
अभी चूंकि एक पूछा हुआ था क्वेश्चन स्काउट एंड गाइड वाला, तो वो उदयपुर गई हुई थी, तो उदयपुर जाकर के स्काउट गाइड, नेशनल स्काउट गाइड कार्यक्रम का वही जाकर उठा के पूछ दिया। अब वो क्या हुआ, ध्यान ही नहीं था किसी को कि ये कहां से। तो प्रेसिडेंट अगर कहीं जा रही है, कौन सा कोई नेशनल फेम का कोई काम अगर कर रही है, तो वो आपका पीटी का फैक्ट बन जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, चल रहे। तो ये चीज चूंकि वो कम जाती है इधर उधर। एससीओ शिखर सम्मेलन 15 समझौते पर लगेंगे मुहर, ठीक है, ये तो न्यूज है ही एससीओ का। ऐसे बच्चों के मामले में समीक्षा करें जिन्हें गोद लिया जा सकता है, ठीक है, चल जाएगा, पढ़ सकते हैं। 2000 रुपए के नोट वापसी पर ये एक्चुअली क्या होगा कि जैसे एक एसे में चाइल्ड वाला जब आएगा, तो उसमें गोद लेने के लिए जब उपाय वाले में आएगा, तो ये एक इशू बन सकता है। ये गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का केस लड़ने का खर्चा कैप्टन और रंधवा से वसूला जाएगा, भगवंत मान। अच्छा ये कोई न्यूज नहीं है। विदेश जाने वाले कामगारों को मिलेगा खास पासपोर्ट, हाँ ये न्यूज हो सकता है, ये न्यूज हो सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना भारतीय नौसेना करेगी अभ्यास, ये भी विदेश नीति में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बढ़ते संबंध में इस तरह का ये एक फैक्ट। नहीं तो पीटी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि अभी ये किस देश के साथ भारत ने ये अभ्यास किया, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साबरमती रिवर फ्रंट बना सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। अच्छा, पिछड़ों का हित सबसे ज्यादा राजग सरकार में ही सुरक्षित हुआ। अब इसमें ये हो सकता है कि सामाजिक न्याय पर कोई क्वेश्चन पूछे, यहां से कोई फैक्ट अगर मिलता है आप उसको रेफर कर सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई फैक्ट, कोई अगर मान लो टाइल्स वगैरह, मान लीजिए कोई टाइल्स अगर ट्विटर पे मिलता है, या हम लोग एक टेलीग्राम पे डालते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है, और उसमें मोदी जी का फोटो है, कहीं पे होगा नीतीश कुमार जी का फोटो होगा, कहीं पे योगी जी का फोटो होगा, तो ऐसा इसलिए आप उसको नहीं रिजेक्ट कर सकते, इसलिए आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये उसमें मोदी जी का फोटो है, आप उनको पसंद नहीं करते हैं, या उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो है, आप उसको, भाई आप सरकार का भाग बनने जा रहे हैं, आप ही के जैसे अधिकारी ने इसको डिजाइन किया है, क्लियर है। तो उसका उस तरह के फोटो पर ध्यान न दे करके आप किस चीज पर ध्यान देंगे, उसमें जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो फैक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें तो कोई भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए हमें फैक्ट चाहिए, तो चाहे वो नीतीश कुमार जी का फोटो का हो, चाहे किसी के फोटो का हो, भाई फोटो से हमें मतलब नहीं है, हमें फैक्ट से मतलब है। हमें जरूरत पड़ेगा कभी केंद्र में काम करेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो राज्य में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। और आप अधिकारी का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, अधिकारी हमेशा कोई भी राजनीतिक दल होगा, अधिकारी उसके साथ काम करेगा। बस ये होता है जब सरकारें बदलती हैं तो सरकार अधिकारी, उन्हीं अधिकारियों को सरकार से उनका अपना एजेंडा वो बता देते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन ये होगा। अब हम रोज रोज हर मामले में आपको बताने नहीं जाएंगे। अब वही कर्नाटक की सरकार है, सरकार बदल गई है, तो कर्नाटक के जो अधिकारी होंगे उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा। वही बीजेपी की सरकार होगी तो काम करने का तरीका अलग होगा। वही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो जाए तो उसका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अधिकारी तो कलाकार होते हैं, ठीक है, अधिकारी को इमोशनल नहीं होना चाहिए, अधिकारी को प्रोफेशनल होना चाहिए, अपने एग्जाम की जरूरत के अनुसार, और फिर बाद में अपने अधिकारी के दायित्व के अनुसार, नियमों के अनुसार हमेशा काम करेंगे। नियम से जो जहां हटा वो जेल जाने के लिए तैयार रहे, ठीक है। आपके सीनियर ने कहा कि आप इनको कोई वो है, इनको उस काम को करने दीजिए, तो अब क्या जवाब होगा, वहां से हम लिखित में, कृपया इसको लिखित में दे दिया जाए। तो जब जांच होगा तो पूछा जाएगा आपने अनुमति क्यों दिया, तो जो ऊंचा ऊपर वाले अधिकारी होंगे वो मना कर देंगे, बोले हमने तो कहा ही नहीं, इन्होंने दिया, वीजा समझे, तो आप कहेंगे वहां से लिख के दे दिया जाए। वो क्या करेगा, आप लिख के देंगे नहीं, वो चूंकि गलत काम है वो, तो वो क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। महाराज कर दीजिए, जहां ट्रांसफर करना हो कर दीजिए, हम चले जाएंगे, वहां जाकर काम करेंगे। गलती से ट्रांसफर ना हो और ये वो के लालच में अगर आपने बिना लिखित में लिए हुए, तो जब जब जांच होगा तब अब वो आदमी 100% मना करेगा, और वही आदमी जांच में आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो इसलिए अधिकारी का कोई न तो दल होता है, न तो अधिकारी का कोई नेता होता है, कोई जो वो अधिकारी कभी इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, अब ये परिवार पार्टी दोनों ही सब यूजलेस न्यूज है। विपक्ष के निशाने पे भाजपा, कहा चुनाव में जनता को सबक सिखाएगी। अभी जो हुई सब यूजलेस है, राजनीति में महाचाणक्य साबित हुए देवेंद्र फडणवीस, सब बेकार है। छत्तीसगढ़ भगवान ने सब कुछ दिया, ईमानदार नेता नहीं दिया केजरीवाल, सारे कट्टर ईमानदार यही लोग हैं। पार्टी सांसदों से मिले नीतीश, कहा आप भी अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते रहिए। भाजपा गुवाहाटी में बनाएगी पूर्व और उत्तर की जीत के सीआर का रिमोट कंट्रोल, ये सब राजनीतिक मुद्दा है, सब बेकार है। 8 दिनों की राष्ट्रीय फलक, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, 8 दिनों की देरी से आया मानसून, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। बंगाल में चुनावी हिंसा जारी, एक और ये सब
बेंगलुरु में रह रहे युवक को कराया मतांतरण, एटीएस ने 3 को दबोचा, ये गलत है, ये सब बेकार न्यूज है। महाराष्ट्र में 24 लॉ एंड ऑर्डर, देखो कई बार क्या होता है ना कि जो कानून व्यवस्था हर समाज में 140 करोड़ लोगों का देश है, कुछ कई सारे मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर के होते हैं। आपने गलत किया है, कानून अपना काम करेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, नियमों के अनुसार। आ रहा है समझ में? मान लीजिए कोई किसी भी तरह का कोई काम करता हो, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। उनका जाकर हसर पूछिए तो देखिए इतने खराब स्थिति होती है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं, सारे जितने उनके साथ के लोग होते हैं सब छोड़ देते हैं। एक महिला अपने कंधे में एगो बच्चा, एगो हाथ में बच्चा लेकर के कोर्ट कचहरी वकील, कोर्ट कचहरी वकील, सिर्फ उसकी या तो माँ है या तो उसकी पत्नी है, ये 2 ही लोग घूमते रहते हैं, कोई तीसरा नहीं रहता है साथ में। उस महिला की क्या दुर्दशा होती है, बनने को तो हीरो ये बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये तो चले जाते हैं जेल। अब उसकी माँ या उसकी पत्नी का क्या दुर्दशा होता है वो महिला जानती है। इसलिए भारत में क्या है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब ये होता है कि इसमें कुछ चीजें तेजी से होती हैं, कुछ चीजें स्लो होती हैं, इतने का अंतर होता है। अदरवाइज कानून एक बार अगर लिखा गया, अगर एफआईआर हो गया तो उस पर कभी ना कभी कार्रवाई जरूर होगा। तो इसलिए ये सब न्यूज नहीं होता, ये सब कोई क्या कहा जाए, एक तरह से ये हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए इन बातों की कोई भूमिका नहीं होती है। सिंपल सा होता है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूरा, ये वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक गगनयान का। वेबकोस के पूर्व सीएमडी की संपत्ति खरीदने के मामले में जांच की शुरुआत बेकार है। व्हाट्सएप में भारत ने 65 लाख अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया। सोशल मीडिया में आ सकता है ये कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ने 65 लाख लोगों के अकाउंट पर क्यों प्रतिबंध लगाया। सोशल मीडिया आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसए का भी और साथ में मेंस का भी, तो दोनों में इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में विवाहित कुछ 2 सैलून, ये सब बेकार है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में 24 का किया गया सामूहिक अंतर, रामनगरी में आदि पुरुष का, ये सब बेकार है। अच्छा, ये वाला टॉपिक बता रहे थे, आवश्यक है राजद्रोह कानून। अब राजद्रोह कानून के ऊपर, ठीक है, ये आप जानिए। तय हुआ आगामी चुनाव के मुद्दे, ये भी पढ़ सकते हैं। प्रगतिशील की ओर सफलता बढ़े, साहसिक कदम, समान नागरिक संहिता, ये भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कानून में राज की नई तस्वीर, ये भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस में कमजोर हुआ संभावितों का उम्मीदवार, ये भी पढ़ सकते हैं। दावा, चाचा और भतीजा बेकार है, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। महंगे वर्षा जल संचयन पढ़ सकते हैं। हाँ, अब महंगे कर्ज के बावजूद घरों की जाकर बिक्री, जमकर बिक्री, ये पढ़ सकते हैं। माने जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक सुधार के, आर्थिक सुधार के संकेतक, तो उसमें आएगा ना कि आप कैसे मानते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार, आर्थिक माने अर्थव्यवस्था में जो कोरोना पेंडेमिक से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर निकल गया है, तो उसके कई संकेतक होंगे। भाई कहाँ कहाँ किस आधार पे बोलते हैं, तो एक तरीका ये होता है भाई बैंकों से लोन ज्यादा जा रहा है, तो बैंकों से लोन कब ज्यादा जाएगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ये भी शेयर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। उसी तरह से गाड़ियों का डिमांड बढ़ जाना, पेट्रोल डीजल की खपत का बढ़ जाना, डिमांड का बढ़ जाना, तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आईआईपी औद्योगिक उत्पादन है उसका बढ़ जाना, जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाना, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जाना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब इंडिकेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसी में ये वाला महंगे कर्ज के बावजूद घरों की बिक्री में तेजी, इसका मतलब जून में 47,148 करोड़ रुपए का एफपीआई निवेश, माने विदेशी निवेश का टॉपिक है ये। हमने बताया था अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, उसमें ये वाला ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाएंगे तो बायोमेट्रिक से पकड़ी जाएंगी फर्जी कंपनियां, ये भी है, जान सकते हैं इसको। कावड़ मेले में ही सब लॉ एंड ऑर्डर का है, अतीक अहमद, सब लॉ एंड ऑर्डर सब यूजलेस है। जाति विशेष पर गलत बयानबाजी के कारण किया चंद्रशेखर पर हमला, बेकार, ये भी बेकार है। अब केदारनाथ में प्रेमी को प्रपोज करने का वीडियो प्रसारित, अच्छा ये भी है। फ्रांस में विरोध की आग नहीं ठंडी, दंगाइयों ने मेयर के घर को किया हमला, ये भी यूजलेस है। 12 दिन बाद क्यू पर रूस का हवाई हमला, ये भी यूजलेस है। नवाज शरीफ के जल्द पाकिस्तान लौटने की संभावना नहीं, यूजलेस है। मार्स हेलीकॉप्टर से 63 दिनों में बाद नासा का संपर्क, ये जो भी पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन में बढ़ते हुए समय नस्लवाद, ये सब देख लो कैसे ये क्या काम का हो सकता है। ये इंग्लैंड से हार गया, क्या हार गया, ये सब बेकार ही है, ठीक है। तो ये सब है, पद्मश्री क्या क्या, ये सबको तो आपको पता है कि अपने सिलेबस की जरूरत के अनुसार कोई चीज अगर दिखता हो तो आप उसको न्यूज़पेपर में से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये है, तो फिर चलो हेडिंग एक डाल लो टॉपिक का, कल करेंगे हम लोग मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, हेडिंग डाल दीजिए।